वक्त होता है दिन भर काम करके थकी हुई बहुओं के लिए सोने का, और उस वक्त भी अगर मेहमान आ जाए, वो भी बिन बुलाए बिन बताए, तो कौन सी बहू खुश होगी। रीतु अपने कमरे में आराम से सो रही थी और अचानक उसकी सास दरवाजा पीटने लगती है। बताओ, भरी दोपहर में कुंडी लगाने की क्या जरूरत पड़ जाती है बहू को। अरे कौन सा इसके कमरे में घुस रहे हम। अरे बहू दरवाजा खोल। खोलने की भी क्या जरूरत पड़ेगी, जिस हिसाब से दरवाजा पीट रही है मम्मी जी, दरवाजा टूट ही जाएगा और सीधा मम्मी जी अंदर पधार जाएंगी। रीतु उठकर दरवाजा खोलती है। कमरे में आते ही तो सूट क्यों पहन लेती है बहू? जल्दी से कपड़े बदल और रसोई में आ जा। तेरी मामी सास और मामा ससुर जी आए हैं। पर वो तो मुंबई में रहते हैं। मुंबई छोड़कर वो यहाँ क्यों आए मम्मी जी, वो भी अचानक? अभी तो ऐसी कोई छुट्टियां भी नहीं है। ये कोई बात हुई भला? मेहमानों के आने पर खुशी जाहिर की जाती है ना कि शौक मनाया जाता है। उनका ही घर है, क्यों नहीं आएंगे? फौरन कपड़े बदलकर रीतु को रसोई में जाकर खाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है। भाभी को आज ही कीर्तन में जाना था, इतने सारे लोगों का खाना अब मुझे बनाना पड़ेगा। अभी तो खाना निपटाकर सोने गई थी कि फिर से फरमाइश आ गई। क्या बनाऊं, दिमाग भी काम नहीं कर रहा। नींद भी नहीं फटी थी सही से और मम्मी जी ने रसोई में धक्का दे दिया। नीतू दाल चावल भिगोई रही थी कि तभी रसोई में प्रेम आ जाता है। मम्मी जी ने आपको भी कॉल करके बुला लिया? उफ, हाँ, वो पापड़ घर पर खत्म हो गया था ना, तो मम्मी ने बोला पापड़ लेते आना, और ये पापड़ी चाट बनाने के लिए। अभी तो दोपहर का खाना कंप्लीट करके मैं सोने गई थी प्रेम, और ये मामा जी और मामी जी आ गए। कॉल भी नहीं किया, बताना तो चाहिए ना। अब इतनी हड़बड़ी में क्या करूं मैं? पहले 6 लोगों का खाना बनाया, अब 4 लोगों का फिर से बनाओ। अरे 4 कैसे? अकेले मामा जी के परिवार को खाना देकर थोड़ी ना बिठा देंगे हम सबको उन्हें कंपनी देनी पड़ेगी। पापा भी आ गए, भैया भी आ रहे हैं, आप सभी तो आए, 10 लोगों का खाना बना लो। बहू क्यों, रसोईया लेकर ही आ जाते ना प्रेम। जा बैठो, बाहर बनाती हूँ। और खुद में कुड़कुड़ करती रीतु सभी के लिए दाल चावल आलू की सब्जी रायता पापड़ी चाट बनाकर टेबल पर लगा देती है। आपका एक सब्जी में हो जाता है दीदी, हमारे घर पर तो कम से कम 3-3 सब्जियां बनती है। इन्हें ना बिल्कुल भी एक सब्जी देखनी बर्दाश्त नहीं होती। अरे भाई, आदमी कमा क्यों रहा है एक सब्जी खाने के लिए? जल्दबाजी में बनाई है ना, मैं बोल देती हूँ बहू को और सब्जी बना देगी। अब तो सब्जियां भी पानी के भाव आ रही है। अब तो खाना लगा दिया बहू ने, अब फिर वो जाएगी सब्जी बनाने। कब सब्जी बनेगी? जब तक सब्जी बनकर आएगी तब तक ये खाना ठंडा नहीं हो जाएगा क्या? और दोबारा गर्म किया हुआ खाना मेरे हालत से तो उतरता नहीं। तुम तो जानती हो जुत्सा। तुम भी जाओ, खाना खाने बैठ जाओ। नहीं प्रेम, मेरे सर में दर्द हो रहा है। अगर 10 मिनट में कमर सीधी नहीं करूंगी ना तो रात का खाना नहीं बन पाएगा मुझसे। मैं जा रही हूँ कमरे में। बाप रे बाप दीदी, बहुत ज्यादा ही नहीं बहू को सर पर चढ़ा कर रखा है आपने। एक बार में ये सारी रोटियां प्लेट में रखकर चली गई कि भाई अपने आप ले लो, मतलब परोसना भी भारी पड़ रहा है। आप कभी आइएगा हमारे घर, फिर दिखाती हूँ खातिर क्या होती है। सभी का खाना खत्म हो जाता है तभी माहिर कहता है, पेट तो भर गया पर लग रहा है कुछ छूट रहा है। नहीं जोशना जी, पापड़ तो परोसा नहीं बहू ने, बिना पापड़ के मजा कहाँ आता है खाने का। वही तो पापड़ नहीं है। जा तो प्रेम रीतु को बोल पापड़ लेकर आएगी। रीतु की आंख लगती है कि प्रेम फिर जाकर उसे जगा देता है। पापड़ बाकी रह गया था, आप कॉल कर देते मुझे, खाना छोड़ करके उठे। जाइए लेकर आती हूँ पापड़। रीतु सभी के लिए मुख्य पापड़ सेक कर लाती है। पापड़ को देखते ही सुषमा कहती है, मेरी प्लेट में मत डालना बेटा, ये तो मुख्य पापड़ है, मैं ना सिर्फ चना दाल के पापड़ खाती हूँ। अरे सुषमा जी, वो भी हो जाएगा, क्यों फिक्र कर रही है बहू? पिछली बार मैं वो चने की दाल के पापड़ ले आया था ना गलती से, वो भंडार घर में रखा हुआ होगा, जाकर ला दे और सेक दे मामी जी के लिए। और मेरे लिए आलू का पापड़, मैं ये सब पापड़ नहीं खाता। पापड़ सेकने जा रही हो तो 1-2 पापड़ फ्री भी कर देना। ठीक है ना मम्मी, बड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है खाना खाकर, कुछ तेल मसाला तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बेटा, मुंह की बात छीन ली तूने। एक काम कर बहू, सबके लिए पापड़ तल ही दे, सही रहेगा ना। आपको तो बैठे बैठे पापड़ चबाना है और डका लेना है, आपके लिए तो सही रहेगा ना मम्मी जी। अब रीतु क्या ही नींद पूरी करती, सभी मेहमान की जी हजूरी करने में रीतु के सोने का वक्त बीत जाता है और बज जाते हैं 5। चलो बहन जीजा जी, अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का वक्त हो गया। वो तो 3 घंटे का हॉल्ट था तो हम यहाँ आ गए, वरना कहाँ मिलना हो पाता है। मतलब सिर्फ मेरी नींद ही खराब करने के लिए आए थे मामा जी? इतना कुछ खाया पर ये नहीं हो रहा कि हाथ में 5 रुपए भी रखते। तभी सुषमा रीतु के पास आती है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर कहती है, हाथ में टेस्ट तो है आपकी बहू की दीदी, पापड़ बहुत सही थे बेटा। फ्राई कैसे किया था तूने, जरा भी तेल नहीं आया मुंह में। आपको अच्छा लगा भाभी तो रीतु फ्राई करके दे देगी, सफर में खाते रहिएगा आप और भैया। कढ़ाई तो मैंने उतार दी ना मम्मी जी, वापस कढ़ाई चढ़ाऊंगी, कब तेल गर्म होगा, कब पापड़ फ्राई होंगे, कहीं ऐसे में मामी जी की ट्रेन ना छूट जाए। तो उसके लिए बेफिक्र रहे बहू, ट्रेन तो हमारी 6 बजे की है। हम तो वक्त से पहले जा रहे थे कि रास्ते में पार्क वार्क घूमेंगे, स्टेशन पर मंदिर भी है तो दर्शन हो जाता। बेचारी रीतु रसोई में जाकर सीधा अपनी जेठानी को कॉल लगाती है और अपना रोना रोते हुए कहती है, हो गया भाभी, अब वापस भी आ जाओ, आपका कीर्तन थोड़ी देर और भी चलाना तो यहाँ मेरा झांझर बच जाएगा। और फाइनली अपने मामा मामी और उनके बेटे बहू के लिए पापड़ पैक करने के बाद रीतु फ्री होकर बैठी है। आज का दिन तो इस तरह निकल जाता है और रात को 9 बजे लौटती है प्रिया। अपनी जेठानी को देखकर रीतु की जान में जान आती है। अच्छा वो भाभी आप आ गई, क्या बताऊं, आज तो बैंड बज गई है मेरी।
फिर तो समझ ले कि अभी कुछ और दिन बैंड बजना चालू ही रहेगा तेरा। मैं मम्मी जी से परमिशन लेने जा रही हूँ मायके जाने की। मेरे भाई को लड़की वाले देखने आने वाले हैं, तो कम से कम एक हफ्ते के लिए मुझे अपने मायके जाना होगा। क्या भाभी, आप ये अत्याचार मेरे साथ नहीं कर सकती। पहले इन्हें खाना खिलाओ, फिर पापड़, फिर अचार, फिर ये, फिर वो, फिर मेहमान आ जाते हैं, फिर मेहमानों की सेवा करो। बाप रे बाप, नहीं भाभी। दिमाग की तेज तो है तू, मुझे पता है तू कुछ ना कुछ चक्कर चलाकर सब मैनेज कर लेगी। और अगली सुबह सूरज निकलते ही प्रिया तो अपना बुरिया बिस्तरा उठाकर अपने मायके चली जाती है और सब कुछ छूट जाती है अपनी देवरानी के सर। कोई है क्या कि बहू के साथ सास भी चली गई? वो तो अपने मायके गई है प्यारी, अब मेरा काहे का मायका, माँ बाप ही नहीं बचे। भाई भाभीियों के घर जाकर कितने दिन ही कोई रह सकता है प्यारी। बिल्कुल सही कह रही है चुस्सा तू, इसीलिए तो मैंने तेरे घर को ही अपना मायका मान लिया है। ये अच्छा है, मम्मी जी अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाती और सभी को हमारे यहाँ बुला लेती। पता नहीं किस दिन बैठे बैठे मुझे गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। रितु किचन में जाती है और अपनी सास और प्यारी के लिए चाय लेकर आती है। देख बहू, मैं जानबूझकर बार बार तुझे टोकना नहीं चाहती और बाहर वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, पर तू है कि गलती तो तुझसे होनी है। अब क्या गलती कर दी मैंने मम्मी जी? आपके बिना बोले चाय लाकर रख दी, ये तो अच्छी बात है ना, आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए। अरे मैं कोई बाहर वाली थोड़ी ना हूँ जो तू बोलने के पहले इतना सोच रही है। बता दे क्या हो गया? अरे ये कैसे प्यारी के सामने खाली चाय लाकर रख दी? कम से कम पापड़ तो लेकर आ। कितनी बार बताना होगा तुझे कि ऐसे सूखी चाय नहीं परोसते किसी को। क्या बताऊं प्यारी, कल प्रेम लेकर आया था पापड़, हाय क्या पापड़ थे, एक नंबर। गोल की भी थी उसमें, जा तो लेकर आ बहू। अरे रुक रुक, रितु ला रही है ना तो मैं एक रेसिपी बता देती हूँ। पापड़ सेकने के पहले ना उस पर घी लगा देना, फिर सेकना, और उसके बाद उसके ऊपर से ना लाल मिर्च बुरक देना, फिर जो स्वाद आएगा ना ज्योत्सना, सच बताती हूँ तू खाती रह जाएगी। एक बार ट्राई कर ले ये रेसिपी, और ऊपर से थोड़ा काला नमक भी डाल देना बहू, फिर तो बल्ले बल्ले है। अब पापड़ की भी रेसिपी दे दी इन लोगों ने, 2 मिनट बहू फ्री कैसे हो जाए। रितु किचन में जाती है और प्यारी के दिए हुए रेसिपी से पापड़ तैयार करके बाहर लेकर आती है। अरे वाह, ये क्या खाया जा रहा है? बेटा तू भी टेस्ट कर, मैंने नई रेसिपी बताई है रितु को, मेरी बेटी बनाती है ऐसे पापड़, बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। तरन भी इस पापड़ को टेस्ट करता है और उसे भी पापड़ बड़े अच्छे लगते हैं। अब नाश्ते पर इस पापड़ की फरमाइश कैसे ना होती। रितु सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती है और तरन कहता है, आज रितु ने पापड़ की रेसिपी बनाई थी, क्या बताऊं मैं, पापा कभी खाकर देखिएगा। अरे कभी क्यों खाकर देखेंगे, अभी बना देगी ना रितु। वो घी और मिर्च लगाकर पापड़ लेकर आ जा बहू, फिर कर लेना नाश्ता। ऐसे भी तू नाश्ता 12 से 1 बजे करती है, अभी तो 10 ही बज रहा है। फिर नाश्ते में पापड़ कौन खाता है मम्मी जी? ये क्या बात हुई बहू, कोई नया पापड़ थोड़ी ना मांग लिया तेरी सास ने। मेरा तो बिना पापड़ के पेट ही साफ नहीं होता। बिल्कुल जी, और मेरा गला, खाने के बाद खाना गले में ही चिपका रह जाता है, जब तक पापड़ ना जाए ना वो नीचे ही नहीं उतरता। मेरी माँ तो कहती थी पापड़ खाने से गला साफ होता है। तब तो सारे सिंगरों के घर पर रोटी से ज्यादा पापड़ रहते होंगे मम्मी जी। शाम के वक्त ट्यूशन जाने के समय प्रिया का बेटा गोलू रोता ही जाता है। अरे चुप हो जाओ ना गोलू, क्या बात होगी बेटा? अगर तुम ट्यूशन नहीं गए तो तुम्हारी मम्मी क्या सोचेगी कि चाची गोलू का ध्यान भी नहीं रख पाई। तो चाची का लाडला बेटा है ना। अच्छा ठीक है, तो अगर आज ट्यूशन जाएगा ना तो चाची तुझे मैगी बना कर देगी। गोलू को मैगी नहीं चाहिए, गोलू को कुचुम्बर पापड़ चाहिए। ये तो हाथ हो गई, अपने दादा दादी पर गया है ये लड़का। अब गोलू को ट्यूशन भेजने के लिए रितु को कुचुम्बर पापड़ बनाने की तैयारी करनी पड़ती है, और पापड़ लेकर जैसे ही रितु रसोई से बाहर आती है ज्योत्सना उसे देख लेती है। अरे वाह, तूने कुचुम्बर पापड़ बनाया बेटा, घर पर मैं भी थी, मुझे भी पूछ लेती। चल कोई ना, मेरे लिए भी बना दे, साथ में ना आलू के पापड़ भी तल के रख देना, वरना तू फिर कहती है कढ़ाई गरम नहीं है। कल रात को तेरे पापा जी को पापड़ मिलानी, पूरी रात पेट पकड़ कर बैठे रहे बेचारे। अक्सर घर की बहुएं घर के खाने को लेकर परेशान होती हैं, पर यहाँ रितु की परेशानी का कारण पापड़ था, और अपनी परेशानी को जाहिर करती हुई रितु अपनी फ्रेंड को फोन लगाती है। ये तो पापड़ पर प्रहार हो गया, हर इंसान को अलग वैरायटी का पापड़ चाहिए, वो भी अलग अलग रेसिपी के साथ। आई कैन नॉट बिलीव दिस, तेरा पूरा दिन तो पापड़ की रेसिपी बनाने में ही चला जाता होगा ना। अरे यहाँ कुछ ज्यादा ही खाने का है, क्या ना, वो तो एक बार खाना बन भी जाता है, बना कर रख दो, पर खाने के बाद इन्हें पापड़ चाहिए, वो भी सबको अलग अलग। ये नहीं कि पापड़ भी पहले सेक कर रख दिया, नहीं वो कैसे हो जाए, इन्हें तो उसी वक्त सेका हुआ पापड़ चाहिए, क्योंकि पापड़ जरा भी सॉफ्ट हो जाए ना तो फिर मेरे जेठ खाना नहीं चाहते। बताइए कोई बात है भला, खाने की तरफ पापड़ खाते हैं ये लोग, और खाना जो खाते हैं सो अलग। खाने की तरफ पापड़ खाते हैं तो इन्हें खाने की जगह पापड़ ही दे दे, मेरा मतलब है कि। और बातों बातों में ज्योति दे देती है रितु को एक आइडिया, और आज रसोई में बनती है पापड़ की सब्जी। आलू के पापड़, चने के पापड़, मूंग के पापड़, नाचनी, कटहल और चावल के पापड़, कोई पापड़ नहीं छुआ। आखिरकार सबकी ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए ना। और सारे पापड़ों को मिलाकर बनाई हुई पापड़ की सब्जी को रितु रात के खाने में पराठे के साथ सर्व करती है। ये क्या चीज बना दी रितु तुमने? ये सब्जी में ये गिला गिला सा क्या है? भाई तो मैं भी देख रही हूँ बेटा, ये किस चीज की सब्जी बना दी तुमने? लगता है चाची ने सब्जी में ही रोटी डाल दी है दादी। हाय कितने धोखेबाज है आप सब, बेचारे पापड़ का तो दिल ही उतर गया होगा। जिस पापड़ को हर वक्त आप लोग मांग कर खाते हैं, आज उसी की सब्जी को देखकर मुंह बना रहे। अरे भैया ये पापड़ की सब्जी है, पापड़ की। पापड़ की सब्जी?
कल मैं जब आपसे नहीं पूछ रही थी मम्मी जी कि आप लोग इतना पापड़ क्यों खाते हैं, तो आपने क्या कहा था, पापड़ के 100 फायदे होते हैं। बिल्कुल सही कहा था आपने मम्मी जी। इसीलिए मैंने उस 100 फायदे वाले 6 तरह के पापड़ को मिलाकर ये सब्जी बना दी। इसमें है नचनी के पापड़, जिसे एक बीमार आदमी भी खा सकता है, कटहल, चना दाल, चावल, हर चीज के पापड़। आप सबके पसंद के पापड़ों को मिलाकर मैंने ये पापड़ की सब्जी बनाई है मम्मी जी। पापा जी, अब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ही नहीं होगी और मम्मी का गला भी साफ रहेगा और जेठी आपका स्वाद भी बरकरार रहेगा। एक बार खाकर तो देखिए। सभी पापड़ की सब्जी को निहार रहे थे, उसी वक्त इत्तेफाक से प्रिया अपने मायके से वापस आ जाती है। जल्द से जल्द काम निपटाकर वापस आई हो रे तू। मुझे लगा तू अकेले सब कुछ कैसे मैनेज कर पाएगी। अब तो सब कुछ मैनेज हो चुका है भाभी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। बैठ जाइए, पापड़ की सब्जी बनाई है मैंने। ये कहकर रितु अपनी जेठानी को आंख मार देती है और फटाफट प्रिया पूरी सब्जी चट कर जाती है। क्या सब्जी बनाई थी रितु, मजा आ गया। अब से मैं भी यही सब्जी बनाऊंगी। वैसे भी इस घर में सभी पापड़ के बड़े शौकीन है, तो पापड़ की सब्जी तो फट से हजम भी हो जाएगी। और ना चाहते हुए भी सभी को पापड़ की सब्जी के साथ पराठे खाने ही पड़ते हैं। अगली सुबह अभी तक ये दोनों नाश्ते की तैयारी करने नहीं गए रसोई में। ऐसा तो नाश्ता बनते बनते 1 घंटा और लग जाएगा। नहीं लगेगा मम्मी जी, पराठे मैंने सेक दिए थे, बस सब्जी तो बनानी है, 5 मिनट दीजिए मुझे। और रसोई से प्रिया मूंग दाल के पापड़ की सब्जी बनाकर बाहर अपने ससुराल वालों को परोस देती है। साथ में पापड़ भी सेक कर ला दूं क्या मम्मी जी, पापड़ की सब्जी से हो जाएगा। सब समझ रही हूँ मैं इन दोनों देवरानी जेठानी के नाटक को। अब तो ज्योत्सना बुरी फंसी थी, साथ में मिहिर, करण और प्रेम भी। अगर सामने पापड़ की सब्जी हो तो कोई पापड़ मांगे तो किस मुंह से। रितु के ससुराल में अब तीनों वक्त बन रही थी पापड़ की सब्जी, अलग अलग वैरायटी के पापड़ों की सब्जी। मेरा तो पारा चढ़ रहा है प्यारी। अब सब समझ रही हूँ मैं इस देवरानी जेठानी के नाटक को। बस जब तक हो रहा है मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, जैसे ही मेरा माथा घुमा ना इन दोनों को धराशायी कर दूंगी। कर ले धराशायी, फिर क्या होगा, खाना ही बनाना बंद कर देंगी दोनों। तो खुश नसीब है जो तुझे बना बनाया खाना तो मिल रहा है। क्या बताऊं, मेरी बहू ने तो जीना हराम कर रखा है मेरा। खाने के नाम पर चाय और पापड़ पकड़ा देती है। पहले तो मेरी बेटी रसोई में जाकर खाना बना लेती थी, अब तो रसोई में भी ताला लगा दिया है बहू ने। तेरी बहू है खाना बनाना छोड़ ही देगी तो तू कर क्या लेगी। प्रिया को तो खुद का बच्चा भी है, पति और बच्चे को लेकर कोना पकड़ लेगी। अरे तू का क्या है, जमाना देख नहीं रही है क्या तू आजकल। पहले लड़कियां सास ससुर को छोड़ती थी, अब पतियों को छोड़कर दूसरा पति ही ढूंढ ले रही है। तू मुझे हिम्मत देने आई है प्यारी या मुझे डरा रहे? मैं तो तुझे वही बताना चाह रही हूँ जो तेरी बहू तुझे बताना चाह रही है। 24 घंटे इतने पापड़ की फरमाइश करेगी तो यही होगा ना, बना कर रखती पापड़ की सब्जी तेरे सामने। अब या तो ये सब्जी बर्दाश्त कर या पापड़ के पीछे के प्यार को जरा कम कर दे, देखना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और आज पहली बार ज्योत्सना अपनी दोनों बहू की मदद करने रसोई में पैर रख देती है। रितु और प्रिया को अपने ससुराल से चाहिए क्या था, बस थोड़ा सा कॉपरेशन, और जैसे ही वो मिलता है सब कुछ ठीक हो जाता है। देखो गोमती, सीता मैया की दया से इस बार हमारी जमीन पर कितने रसीले टमाटर उगे हैं और कितनी हरी भरी साग भी उगी है। इससे ले जाकर बाजार में भाव के भाव भी बेचूंगा तो भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदेंगे। हाँ जी, फसल बेचकर जो भी मुनाफा होगा अनाज भरवा देंगे। हरिया टोकरी में सब्जियों को भरकर बेचने के लिए जाने लगता है, तभी अपने अपने पेड़ वाले घरों से गांव वाले झांकते उसे पुकारते हैं। ओ हरिया काका, सवेरे सवेरे इतनी ताजी भाजी लेकर कहाँ जल्दी है? अरे काका, कभी हम पेड़ वाले गांव वालों को भी इतनी ताजी सब्जियां खिला दिया करो, बाजार का दाम हम ही दे देंगे। अरे क्यों नहीं क्यों नहीं, 2 पैसे कम या ज्यादा कहीं भी कमाना है। गांव वाले बाहर निकलकर हरिया से सब्जियां खरीदने लगते हैं। 2 आदमी रस्सी के सहारे पेड़ों पर टिके मधुमक्खी के छत्तों से शहद निकालते और कुछ लोग लकड़ियां काटते नजर आ रहे थे। तभी जगिया रोते रोते बाहर आता है। माँ देखो, चीनी ने मेरी कॉपी फाड़ दी, मेरे पास तो गोंद भी नहीं है, अब इसे चिपकाऊंगा कैसे? यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है। दुकान नहीं है मगर हमारा ये पेड़ का गांव तो है मेरे राजा बेटा, ऐसे क्यों रोता है? पेड़ तो हर चीजों का भंडार है। पेड़ हमें क्या नहीं देता, फल सब्जियां गोंद दवाई लकड़ी सब कुछ। मैं अभी तेरे पन्ने जोड़ देती हूँ। मधु पेड़ के तने से थोड़ा गोंद निकाल कर कॉपी को चिपका देती है। पेड़ पर बसे इस अनोखे गांव को देखकर आप भी ताज्जुब कर रहे होंगे। आखिर क्यों इस गांव के निवासी जमीन छोड़कर पेड़ों पर बस गए हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं? जानने के लिए इस गांव के इतिहास की पिछली कहानी को देखना होगा। जहाँ सुबह की मनोहर बेला पूरे रामनगर गांव में छाई हुई है। सूरज की किरण फूट चुकी है। पूरे गांव वाले गांव के जटाओं वाले विशाल बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। गांव वालों की मान्यता है कि पेड़ में देवता बसते हैं, इसलिए उनकी पीढ़ियां और पुरखे भी पेड़ों को पूजते आए हैं। ओम नमो वासुदेवाय नमः। ओम नमो वासुदेवाय नमः। जय हो वृक्ष देवता, हमारे गांव पर अपनी दया कृपा बनाए रखना। क्या बात है मुखिया जी, आज बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं। खुशी की बात है गोमती बहन, इस बार हमारी अर्जी सरकार तक पहुंच गई है। बस एक बार सरकार की नजर हमारे गरीब गांव पर पड़ गई तो हमारे गांव की कच्ची जमीन पक्की जमीन में बदल जाएगी। हमारे भी गांव में पक्की सड़कें होंगी, पक्के घर होंगे।
वृक्ष देवता करे ऐसा ही हो मुखिया जी, मैं तो मन्नत का धागा भी बांध रखी हूँ। रामनगर गांव के निवासी अतः गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। गांव में जमीन तो बहुत है, मगर बंजर होने की वजह से कोई उन जमीनों पर खेती बाड़ी नहीं उगा पाता है। साथ ही गांव के अंदर रोजगार का अवसर भी ना के बराबर मौजूद है। दुखियारी गांव वाले फिर भी हर दशा में एक दूसरे के दुख सुख में बने रहते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं। देखते देखते सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है और एक दिन बहुत ही भयंकर बर्फ का तूफान उठता है, जिससे गांव के सारे घर उजड़ जाते हैं। सब लोग अपनी टूटे हुए झोपड़ियों में मड़ाई को देखकर रोते और विलाप करते हैं। ये राम जी क्या हो गया, तनिका तनिका जोड़कर हम गरीब गांव वालों ने अपना घर तैयार किया तो हर एक ही झोंके में हमारा गांव उजड़ गया, अब हम कहाँ जाएंगे। चलिए सब लोग मुखिया जी के पास चलते हैं, अब तो उन्हीं का आसरा है। सारा गांव दुखी मन से मुखिया जी के पास आते हैं, मगर उनका घर भी तूफान में उजड़कर मलबा बना हुआ था। सबकी आशाएं टूट गई थी। गांव में उस पुराने पेड़ के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हे भगवान, ये ठंड सही नहीं जा रही है। चलो सब लोग पेड़ के नीचे चलते हैं। सब लोग पेड़ के पास आते हैं, तभी मुखिया जी पेड़ को एक टक निहारते हुए बोलते हैं, क्यों ना हम सब लोग इस पेड़ पर बस जाएं। इस बार इस कच्ची जमीन पर घास फूस का घर बनाने से बढ़िया हम इस पेड़ पर ही बस जाएं। मगर मुखिया जी, ये पेड़ पुरखों के जमाने से हमारे गांव में है, अंदर से खोखला होगा, इस पर बड़ी मुश्किल से कोई एक ही परिवार ही बस सकता है, और पता नहीं ये पेड़ उसका भी भार सह पाएगा कि नहीं। बेहतर यही रहेगा कि हम इस पेड़ की शरण ले लें। दिन रात की बर्फीली बारिश से पूरे गांव की जमीन बर्फ की चादर में ढक जाती है और ठंड से बूढ़ों से लेके बच्चों तक का रोम रोम सिहर उठता है। माँ, मुझे ठंड लग रही है, क्या हमारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा? हम सब मर जाएंगे। नहीं मेरे लाल, हम नहीं मरेंगे। हे भगवान, हमारी रक्षा करो, हमारे प्राण जाने को हैं। पूरे गांव वालों की गुहार लगाने पर पेड़ के तने से गर्म हवा निकलने लगती है, जिससे सब अचंभा करने लगते हैं। ये ईश्वर की कैसी अद्भुत लीला है, इस पेड़ के अंदर से गर्म हवा हमको राहत पहुंचा रही है। तभी चमत्कार हो जाता है, पेड़ में आंख नाक और मुंह बन जाता है। पेड़ गांव वालों से बात करने लगता है। तुमने और तुम्हारे पुरखों ने मुझे पूजा है और मेरे हरे भरे पेड़ बच्चों को अपनी जरूरत के लिए नहीं काटा, इसलिए मैं तुम लोगों का आभारी हूँ। आओ, अब से तुम सब मुझ पेड़ पर अपना घर बसा लो। देखते ही देखते सुनहरी रोशनी प्रकाशमान होती है और पेड़ जादू से विशाल घरों में बदल जाता है। हर एक डालियों पर खूबसूरत घर, झरना और खेत खलिहान बस जाता है। बूढ़े काका काकी से लेकर मनोहर का परिवार भी अपने घर में बस जाता है। माँ, पिताजी, हमारा ये पेड़ घर तो कितना सुंदर है, यहाँ तो जरा भी ठंड नहीं है। माँ, पिताजी, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ फल तोड़कर ले आती हूँ। मधु अपने पेड़ घर से बाहर निकलती है और गुच्छे में लगे फलों को तोड़कर अंदर ले आती है, तो वहीं चंपा भी पेड़ों की डालियों से लकड़ी ले जाती है। इस तरह पेड़ गांव में बसे गांव वाले खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव को देखने के लिए बाहर से पर्यटक गांव में आने लगते हैं। तभी बूढ़े रमुआ काका बोलते हैं, कौन हो भाई, और इस तरह से हमारे गांव के अंदर कैसे घुसे चले आए हो? जी नमस्ते काका, मैं एज रिपोर्टर ही आपके पेड़ गांव की खबर में अखबारों में छापना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इजाजत हो तो। ये सुनकर मुखिया जी खिसियाए मिजाज में बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं हमारे पेड़ गांव के बारे में खबर छापने की। जब मेरा गांव दुख मुसीबत परेशानी में था तो कोई हमारी मदद करने नहीं आया, चले जाओ यहाँ से। देखिए काका, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस खबर के बाद आपके इस पेड़ पर बसे गाँव में मैं बदलाव लेके आऊंगा। ये सुनकर गांव वाले उस पर्यटक को पूरा पेड़ गांव दिखाते हैं, उसका आदर भाव करते हैं। वाकई आप लोगों का पेड़ पर बसा गांव जमीन पर बसे गांव के मुकाबले बहुत सुंदर है, और यहाँ कितनी सुकून और शांति है। खास करके इन चिड़ियों के चहचहाने की आवाज बहुत सुंदर है। इसीलिए तो हमारे गांव ने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर यह अनोखा काम किया है। आज कल मानव अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन हमारे इस पेड़ ने हम बेघर गांव वालों को खुद ही अपनी छाया में घर प्रदान किया है, इसलिए हम यहीं पर बहुत खुश हैं। हमें पक्के घर नहीं चाहिए। इसके पश्चात रिपोर्टर गांव से चला जाता है। धीरे धीरे पेड़ पर बसे गांव वालों की खबर हेडलाइंस बन जाती हैं, जिससे सरकार की नजर उस गांव पर पड़ती है और गांव के हालात बदल जाते हैं। सड़कें पक्की हो जाती हैं और सब लोग मिलकर पेड़ का धन्यवाद देते हैं। देखो, आज हमारे इस पेड़ ने हमें गरीबी से भी बचा लिया। अब हमारा गांव हर तरह से संपन्न हो रहा है। ठीक कहा हरिया चाचा, इंसानों के मुकाबले प्रकृति हमारा हर कदम पर साथ निभाती है। धन्यवाद प्यारे पेड़, तुमने कठिन समय में हमें शरण दिया। गाँव वालों का धन्यवाद सुनकर पेड़ मुस्कुरा कर कहता है, चंपा, तुम लोगों ने हमें जीवन दान दिया है, मगर आज मानवता ही हमारा संहार कर रही है। लोग अपना आशियाना बनाने के लिए हमें काट डालते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमसे ही उनका कल है और हमसे उनका आज। हम नहीं तो वो नहीं। यदि हम मिट गए तो वो भी सांस नहीं ले पाएंगे, वो भी मर जाएंगे। मैं हमेशा इस गांव की मदद के लिए बना रहूंगा। पूरा
गांव खुशियों से अपने मकानों में बस जाते हैं, लेकिन सुकून की तलाश में वह अपने पेड़ घर में भी आया जाया करते थे और जमीन से ज्यादा उन्हें पेड़ घर में शांति मिलती थी। अरे ये तो कोई जादुई गुफा है। बाहर से कोयले की और अंदर देखो पूरा आलीशान महल है महल। हमने सोचा था दोनों माँ बेटी गाँव से निकल जाने के बाद दर दर की ठोकरें खाएंगे, रोती रहेंगी, लेकिन हमें क्या पता था कि ये लोग ऐश से अपनी जिंदगी काटेंगे। अरे भाई, मुझे तो लगा ये कल को वापस आएंगे हमारे पास और पैरों में गिरकर माफी भी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, माफ कर दो, गांव में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दो। लेकिन इन लोगों के हाथ में कोई जादुई गुफा लग गई है ना, तभी तो ये लोग अब हमें अकड़ दिखा रहे हैं। कोई बात नहीं, इनके हाथ में जो भी गुफा लगी है अब तो ये हमारे हाथ में है ना, और अब वापस से दोनों माँ बेटी के वही दिन शुरू होने वाले हैं। जिसको जो भी पसंद आ रहा है इस गुफा से वो ले सकता है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। गांव वाले कोयले की गुफा से महंगी महंगी चीज उठाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक चिंगारी निकलती है और उसे गुफा में आग लगने लग जाती है। अरे बचाओ कोई हमें, अरे आग लग गई है, हम कैसे निकलेंगे यहाँ से, यहाँ बाहर का रास्ता भी नहीं दिख रहा। ये कैसी अद्भुत गुफा थी जो बाहर से कोयले की है और अंदर से आलीशान महल की तरह है, और गांव वालों के जाते ही उस गुफा में आग कैसे लग गई। कहानी के पीछे भाग में ही इस गुफा की सारी सच्चाई छुपी है, इसीलिए हम पीछे भाग में चलते हैं। राधा छोटे से गांव में अपनी बेटी शिवांगी के साथ रहती थी और एक छोटी सी झोपड़ी में अपने जैसे तैसे रहते थे। एक शाम राधा खेत से घर लौटती है। माँ, हम कब तक इस गांव में रहेंगे? मुझे इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना। कोई हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता, और अगर हमसे कुछ बात करने आ भी रहा हो तो वह अपने मतलब से ही बात करने आता है। पर हम क्या कर सकते हैं, लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि हमारे घर में किसी आदमी का साया नहीं है। तेरे पिता तो बचपन में ही मर गए, पर मैं तो हूँ ना, तो अपनी माँ के होते हुए क्यों डर रही है? दोनों बेटी सारी कमियों के बावजूद भी उस गांव में जैसे तैसे रह रही थी। कुछ दिनों बाद राधा थोड़ी सी जमीन जिसमें खेती करती है वहाँ जाती है। अरे भैया, ये तो मेरा खेत है, आपने मेरे खेत में अपना खेत क्यों ले आए? यहाँ से तो मेड़ जाती है। तो क्या हुआ, वैसे भी बिना किसी आदमी के मदद के तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाते, इसीलिए मैंने ले ली। आप ये क्या बात कर रही हैं? एक तो आपने गलती की, ऊपर से गलती पर अकड़ भी रहे हैं। अभी तो बस अकड़ रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जो बची हुई कुछ जमीन है ना वो भी ले लूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर राधा कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर आ जाती है। घर आते ही राधा की पड़ोसन सुशीला आती है। अरे राधा बहन, कैसी हो? आजकल तो दिखती ही नहीं, बस काम में ही लगी रहती हूँ। वैसे राधा बहन, मैं यहाँ शिवांगी के लिए आई हूँ। मेरा भाई है, उसके रिश्ते की बात चला दो अपनी बेटी से। हाँ, उम्रदार है, थोड़ा पीता भी है, लेकिन तुम्हारी बेटी को इससे अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं। उसका तलाक हो गया पीने की वजह से, 2 बच्चे हैं, ठीक है ना? रिश्ता लगा देती हूँ। ये कैसी बातें कर रही है? अरे आपकी खुद की एक जवान बेटी और मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने के बारे में सोच रही है? निकल जाइए, मैं ऐसे लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करती। राधा सुशीला को घर से निकाल देती है। कुछ दिनों बाद राधा की जब थोड़ी सी जमीन बची थी वो भी गांव वाले हड़प लेते हैं। गांव वाले पता नहीं क्यों हमारा इतना खून पीते हैं। माँ, मैं तो कब से कह रही हूँ कि हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। हम गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं, हमें यहीं रहना पड़ेगा, जैसा आपको सही लगे। कुछ दिनों बाद शिवांगी घर के बाहर वाले बाथरूम में नहा रही होती है कि तभी पेड़ से कुछ आवारा लड़के झांकने लगे हैं। देख देख, नहाते हुए कितनी मस्त लगती है। तभी वहाँ शिवांगी की माँ आती है और ये सब देख लेती है। कैसे निकम्मे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं। रुको, तुम्हें अभी बताती हूँ मैं। अरे भाग भाई, उसके बाहर आ गई। राधा उन लड़कों को तो भगा देती है, लेकिन अब राधा गांव में रहने को तैयार नहीं थी। शिवांगी, हम अब इस गांव में नहीं रहेंगे। अब तक मैं इसलिए चुप थी क्योंकि तेरी इज्जत पर कभी बात नहीं आई, लेकिन मुझे अब इस गांव में बिल्कुल नहीं रहना है। अब हम इसी समय इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। दोनों उसी समय गांव छोड़कर जाने लगते हैं। ठंड का मौसम था और सुनसान सड़क पर दोनों को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, हम कहाँ जाएंगे? हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी गाँव छोड़कर? नहीं, कोई गलती नहीं करी है। जहाँ हमारा सम्मान नहीं, वहाँ हम नहीं। मैं अपनी बेटी पर कोई आंच नहीं आने दे सकती थी। और तू चिंता मत कर, हमें कहीं न कहीं से कुछ रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। दोनों इधर उधर जंगल में भटकने लगते हैं। तभी राधा को एक कोयले की गुफा दिखती है। देख देख शिवांगी बेटा, कोयले की गुफा, हम वहाँ रह सकते हैं। ठंड में ये जगह भी बहुत अच्छी लग रही है, चलो हम वहीं पर रहते हैं। दोनों माँ बेटी कांपते हुए कोयले की गुफा में जाते हैं और वहाँ रहने लगते हैं। माँ, यहाँ तो ठंड लग रही है, लेकिन आग भी नहीं जला सकते। अगर आग जलाई तो पूरी कोयले की गुफा जल जाएगी और हम भी। कोई बात नहीं, हम यहाँ आग नहीं जला सकते तो क्या हुआ, हम यहाँ से कोयला ले जाकर बाहर तो आग जला ही सकते हैं ना। राधा और शिवांगी वहाँ से कुछ कोयले इकट्ठा करती है और बाहर जाकर आग जलाती है। माँ, कोयले की वजह से मेरे पूरे कपड़े ही काले काले हो गए हैं। कोई बात नहीं, अब की बार हम जाएंगे ना तो जमीन पर पत्ते बिछा देंगे, इससे ठंड भी नहीं लगेगी और कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। और माँ, भूख का क्या करें? बेटा थोड़ा सब्र कर, यहाँ कहीं आसपास फल होगा तो मैं तुझे दे दूंगी। राधा पेड़ से फल तोड़ कर लाती है और दोनों माँ बेटी फल खाते हैं और रात के समय कोयले की गुफा में ही पत्ते बिछाकर सो जाते हैं। माँ, अच्छा हुआ हमने गाँव छोड़ दिया, कम से कम वहाँ पर हमें कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती थी, यहाँ तो हम खुश हैं। हाँ बेटी, यही मैं पास में झरना देखा था, मैं कल सुबह पानी भी ले आऊंगी। अगली सुबह दोनों पानी लेकर वापस कोयले की गुफा में आते हैं तो उसे गुफा को आलीशान महल में देखती है, जो कि बाहर से कोयले की गुफा थी और अंदर से महल। माँ,
ये तो एक आलीशान महल बन गया अंदर से। ये कैसा चमत्कार है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जादुई कोयले की गुफा है क्या? हाँ, ये एक जादुई कोयले की गुफा है, लेकिन तुम दोनों माँ बेटे के लिए तुम दोनों ने पहले ही बहुत तकलीफ का सामना करके यहाँ पहुंची हो। अब तुम दोनों को यहाँ किसी तकलीफ का सामना नहीं होगा। सारी चीज तुम्हारे पास मौजूद है। माँ, सच में भगवान होते हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारी मदद के लिए आ ही जाते हैं। खुद देखो, ऐसी जगह में कोयले की गुफा मिली, वो भी जादू से आलीशान महल बन गई अंदर से। हाँ बेटी। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी जादुई कोयले की गुफा में रहने लगती हैं, लेकिन माँ बेटी के बारे में गांव वालों को पता चल जाता है। अरे बहुत हो गया हम दोनों माँ बेटी का। उन्हें उनकी औकात पर लाना ही पड़ेगा। इसी गुफा में रह रहे, चलो आज हम चलते हैं। गांव वाले सारी जादुई गुफा की चीज उठाने लगते हैं। तभी आग लग जाती है। गांव वाले चिल्लाने लगते हैं कि तभी राधा और शिवांगी कोयले की गुफा में आग देख लेती है। माँ देखो, हमारे घर में आग लग गई है और वहाँ से कितने लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही है। हे भगवान, बस किसी की जान पर ना बनी हो। चल शिवांगी, हमें सबकी मदद करनी होगी। दोनों माँ बेटी उस कोयले की गुफा में जाती हैं और देखते हैं कि वहाँ सब गांव वाले थे। दोनों लोगों की मदद करने लगती है। धन्यवाद शिवांगी बहन। अरे भैया, अभी बात करने का समय नहीं है। सबकी जान बचाना जरूरी है। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे सबको बाहर निकालते हैं और वो दोनों अकेले ही जब गुफा में बचती है तो गुफा की आग शांत हो जाती है। ये क्या? यहाँ तो आग भी शांत हो गई और वापस ये महल में बदल गया। हमें माफ कर दो, हमने तुम लोगों के साथ कितना गलत बर्ताव किया, लेकिन जब हम पर मुसीबत आई सबसे पहले तुम ही आए, वो भी बिना सोचे समझे हमारी मदद कर रहे थे। और इन्हें तुम्हें इस गलती की सजा मिली है। गलती करने के बाद किसी से माफी न मांगना और उसके लिए परेशानी बढ़ाना, यही तुम सब लोगों का सबक था। अरे अरे, ये किसकी आवाज है? जो भी हो, हमें माफ कर दो। राधा बहन और शिवांगी बेटा, हमने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है। वापस हमारे साथ गाँव चलो। हमें हमारी गलती पर बहुत पछतावा है। माफ करना, अब हम वापस गाँव नहीं आ सकते। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अब लोग भी खुश रहे। हमने आपको माफ कर दिया है, लेकिन अब हम गाँव आकर खुद को दुख नहीं दे सकते। राधा और शिवांगी दोनों उसी जादुई कोयले की गुफा में हमेशा रहते हैं और खुशी खुशी रहते हैं।